Hello students, today we are going to take the further part of this chapter, that is business, trade and commerce. तो जिसमें आज हम पहला देखेंगे कि objectives of business. Now what are the objectives of business या what is the aim of business? तो हर businessman के कुछ objectives होते हैं, चाहे वो objectives उसकी organization के लिए हो, चाहे वो objectives उसकी employees के प्रति हो, या उसके कुछ objectives जो society के लिए हो. तो हम इसको मिक्सचर में पढ़ेंगे. तो पहला आता है आपका मार्केट स्टैंडिंग. तो व्हाट डू यू मीन बाय मार्केट स्टैंडिंग? तो ये मार्केट स्टैंडिंग का मतलब है कि एंटरप्राइज या ऑर्गेनाइजेशन की मार्केट में क्या गुडविल है, क्या इमेज है, और वो अपने कॉम्पिटिटर के कंपैरिजन में कितना बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट प्रोवाइड करता है, कैसे बेटर सर्विसेज प्रोवाइड करता है. तो जो बिजनेसमैन टाइम टू टाइम अपने कस्टमर्स को सेटिस्फाई रखेगा और टाइम टू टाइम उनको बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट, कुछ इनोवेशंस वगैरह देगा, और उनको उनके लिए कस्टमर ग्रीवेंसेस सेल्स या कस्टमर केयर सेंटर्स खोल के रखेगा ताकि कोई भी कस्टमर्स की कंप्लेंट्स हो वहां पर उनकी सुनवाई हो. तो इस तरीके से अगर वो कस्टमर की लॉयल्टी को गेन कर लेगा और कस्टमर को ट्रस्ट को गेन कर लेगा, तो मार्केट में उसकी शेयर प्राइस की वैल्यू बढ़ जाएगी, उसकी मार्केट में गुडविल बढ़ जाएगी, और अमंग द कॉम्पिटिटर्स द बिजनेसमैन कैन अटेन द फर्स्ट पोजीशन इन द मार्केट. सेकेंड पॉइंट आता है बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स का, दैट इज इनोवेशंस. तो इनोवेशंस का मतलब होता है क्रिएटिविटी. तो अगर बिजनेसमैन मार्केट में टाइम टू टाइम कुछ क्रिएटिव चीजें बनाए, कुछ इनोवेशंस करता रहे, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट में कुछ नयापन लेके आए, तो कस्टमर जो है उस कस्टमर की एक लॉयल्टी के साथ साथ कस्टमर उस कंपनी के साथ बंधा रहेगा. कस्टमर के माइंड में भी रहेगा कि अब ये कंपनी जो है कोई नया प्रोडक्ट देने वाली है. अब जैसे अगर आप एग्जांपल यहाँ पर लाइफ बॉय का है, या अगर एग्जांपल है पार्ले जी का. पहले पार्ले जी के बिस्किट सिंपल से आते थे, जिसमें एक गर्ल की फोटो बनी हुई है, बेसिक से उसके वो आज भी आते हैं. आज भी वो बिस्किट्स की डिमांड मार्केट है. लेकिन जैसे वैसे इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है, जैसे जैसे बिजनेस का इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है, जैसे जैसे डेवलपमेंट हो रही है, वैसे वैसे इट हैज बिकम नेसेसरी फॉर द कंपनीज टू ब्रिंग मोर इनोवेट टू डेवलप मोर इनोवेटिव आइडियाज टू मेक देयर प्रोडक्ट मोर क्रिएटिव. तो आज पार्ले जी के सिंपल बिस्किट्स के अलावा उसके कुकीज वाले भी आते हैं, या उसके चोको चिप्स वाले भी आते हैं, अलग अलग कैटेगरीज के बिस्किट्स भी आते हैं जो आज की मार्केट में जरूरी हैं. तो इनोवेशंस इज मस्ट फॉर द बिजनेस टू सर्वाइव एंड टू अटेन द सेटिस्फैक्शन लेवल इन द मार्केट. थर्ड ऑब्जेक्टिव आता है इसका प्रोडक्टिविटी. तो प्रोडक्टिविटी का मतलब क्या है? हर बिजनेसमैन या हर एंटरप्राइज किस चीज पे एम करती है कि मोर एफिशिएंटली जो उनके वर्कर्स है काम करें, और कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन निकालें. तो कम से कम टाइम में ज्यादा अगर प्रोडक्टिविटी निकालेंगे, ज्यादा एफिशिएंटली काम करेंगे, तो एक तो कॉस्ट रिड्यूस हो जाएगी, कॉस्ट विल रिड्यूस, ठीक है, एंड हायर प्रोडक्टिविटी हायर प्रोडक्टिविटी विल बी अटेन्ड. ठीक है. तो हर एंटरप्राइज का मेन ऑब्जेक्टिव है कि प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना और कॉस्ट को रिड्यूस करना. वो तभी होगा जब उनके एग्जिस्टिंग स्टाफ या जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज हैं वो एफिशिएंटली काम करेंगे, और जो उनके रिसोर्सेज हैं वो फुल्ली और बेटर यूटिलाइज होंगे. सो नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका फिजिकल एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज. तो यहाँ फिजिकल एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज का मतलब क्या है? जैसे हम पिक्चर में देख रहे हैं, तो ये जो आपकी बिल्डिंग है, और जो आपके ये आपकी प्लांट एंड मशीनरी है, ये आपके क्या है? फिजिकल रिसोर्सेज. ठीक है. और पैसा क्या हो गया आपका? फाइनेंशियल रिसोर्सेज. तो किसी भी बिजनेस के प्रोसेस को रन करने के लिए, या उनको किसी भी अपने गोल्स या ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए, फिजिकल और फाइनेंशियल रिसोर्सेज बोथ आर रिक्वायर्ड. नेक्स्ट आता है आपका अर्निंग प्रॉफिट्स. हर बिजनेस का मोटिव होता है प्रॉफिट अर्न करना, क्योंकि सिर्फ सर्वाइवल इनफ नहीं है, प्रॉफिट अर्न करना भी जरूरी है. क्योंकि बिजनेस को अगर आपको ग्रो करना है, एक्सपैंड करना है, तो उसके लिए इट इज मस्ट दैट बिजनेस मस्ट अर्न प्रॉफिट. तो फॉर द फर्दर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द एंटरप्राइज, द प्रॉफिट इज वन ऑफ द मेजर कंपोनेंट ऑफ बिजनेस. नेक्स्ट आता है मैनेजर परफॉर्मेंस एंड डेवलपमेंट. ठीक है. तो इसमें कहता है कि जो एंटरप्राइज है वो पार्टिसिपेट करे, इनिशिएटिव ले, को अपॉर्चुनिटीज डेवलप करें, मैनेजर्स की एफिशिएंसी को इंप्रूव करने के लिए कुछ मोटिवेशनल प्रोग्राम्स को डेवलप करें. क्योंकि अगर एम्प्लॉय मोटिवेट रहेगा तभी वो कंपनी के लिए गेनफुल पर्सन प्रूव हो सकता है. तो अगर किसी भी एम्प्लॉय को अगर आप टाइम टू टाइम उनको रिवॉर्ड देते रहो, और उनकी एफिशिएंसी को और बढ़ाने के लिए आप उनको टाइम टू टाइम ट्रेनिंग प्रोवाइड करो, उनको फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल मोटिवेशन दो, कंपनी में उनकी रिकॉग्निशन हो, तो उस तरीके से मैनेजर की परफॉर्मेंस और बढ़ जाएगी, which will be helpful for the organization. Now, next point कहता है workers performance and attitude.
तो देयर शुड बी अ मेंटल रेवोल्यूशन। तो मेंटल रेवोल्यूशन का मतलब यहाँ पे क्या है? मेंटल रेवोल्यूशन का मतलब है जो मैनेजर और जो वर्कर्स हैं उनके बीच में एक पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए। उनके बीच में जो उनकी थिंकिंग, दे शुड ट्रांसफॉर्म देयर थिंकिंग फॉर द पॉजिटिविटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। मैनेजर्स वर्कर्स को लेके अपना पॉजिटिव एटीट्यूड रखें, वर्कर्स अपना मैनेजर्स के प्रति पॉजिटिव एटीट्यूड रखें, मैनेजर्स ने जो वर्कर्स के लिए कमिटमेंट्स किए उनको पूरा करें, वर्कर्स अपनी परफॉर्मेंस को बढ़ाएं और रिजल्ट्स को दिखाएं, तब जाके मैनेजर्स जो हैं उन पर ट्रस्ट कर पाएंगे। तो हर एंटरप्राइज किस चीज़ पे एम करता है? टू इम्प्रूव द वर्कर्स परफॉर्मेंस एंड देयर पॉजिटिव एटीट्यूड। नेक्स्ट कहता है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो बिजनेस की कुछ सोशल ड्यूटीज भी हैं, कुछ सोशल ऑब्लिगेशंस भी हैं, ठीक है, जिसमें डिफरेंट इंटरेस्ट ग्रुप जो हैं जो बिजनेस के साथ जुड़े हुए हैं बिजनेस में, तो उनको भी सेटिस्फाई रखना। तो किस तरीके से उनकी सोशल प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करना, किस तरीके से डिफरेंट इंटरेस्ट ग्रुप को आप, जैसे जो सप्लायर रॉ मटेरियल सप्लाई करते हैं, या जो इन्वेस्टर्स हैं कंपनी में जिन्होंने पैसा लगा रखा है, या जो कस्टमर्स हैं जो उस बिजनेस के प्रोडक्ट को लेते हैं, तो उनको कैसे सेटिस्फाई रखना, किस तरीके से गुड क्वालिटी प्रोडक्ट को मार्केट में सप्लाई करना, और कैसे अनट्रेड फेयर प्रैक्टिसेस या किसी भी फ्रॉडलेंट एक्टिविटीज में ना इन्वॉल्व होना, दैट इज अ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज बिजनेस रिस्क। नाउ व्हाट इज बिजनेस रिस्क? बिजनेस रिस्क का मतलब क्या है? सी, रिस्क हमें पता है क्या होता है। रिस्क होता है कि किसी भी अनसर्टेन इवेंट की वजह से जो हमारे बिजनेस को, अगर हम बिजनेस रिस्क की बात करते हैं, तो किसी भी अनसर्टेन इवेंट्स जो फ्यूचर में होने वाले हैं उसकी वजह से जो हमें लॉस होता है, चाहे वो थेफ्ट का लॉस है, चाहे वो फायर का ब्रेकडाउन हो जाए, या कोई फ्यूचर डिमांड चेंज हो जाए, या कुछ भी अदर टाइप की कोई मैरीन में सी में जाते हुए जहाज डूब जाए, तो दे आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिजनेस रिस्क विच आर द रिस्क विच आर एसोसिएटेड विद बिजनेस। तो यार रिस्क का मतलब क्या है? पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस। तो ये रिस्क का मतलब ये नहीं है कि 100% आपको लॉस होगा ही होगा, बट जो लॉस होने की जो सर्टेनिटी है, जो पॉसिबिलिटी है, दैट इज कॉल्ड रिस्क। तो risk can be defined as the chances of loss due to certain uncertain events in the future। तो यानी कुछ ऐसे अनसर्टेन इवेंट्स जो हो सकते हैं फ्यूचर में, जिसके बारे में हमें भी नहीं पता, क्योंकि वी कैन ओनली प्रिडिक्ट द फ्यूचर, वी कैन नॉट गारंटी द फ्यूचर। तो उसकी वजह से अगर कोई बिजनेस को लॉस होता है तो दैट इज कॉल्ड बिजनेस रिस्क। ठीक है, अब मान लो फैक्ट्री में काम चल रहा है, किसी रात को वहां आग लग गई, तो जिसकी वजह से सारा सामान जल गया, तो वो जो रिस्क है, that is also a part of business risk। Now there are two types of risk, one is speculative risk and one is pure risk। अब हम देखेंगे speculative risk क्या होता है और pure risk क्या होता है। अब स्पेकुलेटिव रिस्क का मतलब क्या होता है कि स्पेकुलेशन का मतलब होता है एक तरह से एंटीसिपेशन करना, एक तरह से आप उसको मतलब प्रिडिक्ट कर सकते हो। तो स्पेकुलेटिव रिस्क में दोनों होते हैं, बोथ द चांसेस ऑफ हैविंग गेन और लॉस। तो कहता है कि इफ द मार्केट कंडीशन इज फेवरेबल इट विल रिजल्ट इन गेन, अदरवाइज लॉस। तो जैसे कोविड की वजह से लोगों के बिजनेस एकदम से बंद हो गए, तो वो हमें क्या शो कर रहे हैं? लॉस। तो ये एक तरह का नेचुरल लॉस है, स्पेकुलेटिव रिस्क है, कि प्रॉफिट भी हो सकता था कि ठीक है कोविड ना होता कुछ और हो जाता जिससे आपके बिजनेस में और गेन हो जाते, लेकिन अभी क्या हुआ कि लॉकडाउन की वजह से सारे घर में बैठे हुए हैं, तो वी आर फेसिंग द लॉस। तो स्पेकुलेटिव रिस्क में दोनों आपके गेन्स और लॉस, प्रॉफिट लॉस दोनों हम लेके चलते हैं। तो कहता है कि इट अराइजेस ड्यू टू चेंज इन डिमांड एंड सप्लाई, चेंज इन टेस्ट एंड हैबिट्स ऑफ द कस्टमर। तो कस्टमर्स के कोई टेस्ट एंड प्रेफरेंस चेंज हो गए, या किसी भी प्रोडक्ट की डिमांड और सप्लाई में चेंज हो गया, या कोविड, ये सब हो गया। दीज आर योर स्पेकुलेटिव रिस्क। नेक्स्ट आता है आपका प्योर रिस्क। तो प्योर रिस्क का मतलब है पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस और इवन नो लॉस, यानी लॉस हो भी सकता है या हो सकता है कि आप बच निकलो और कोई लॉस ना हो। तो इफ सच इवेंट्स टेक प्लेस इट मे रिजल्ट इन लॉस, नॉन अकरेंस ऑफ सच इवेंट रिजल्ट इन एब्सेंस ऑफ लॉस इंस्टेड ऑफ गेन। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब कहता है कि अगर मान लो आग लग गई, तो आग लगने की वजह से लॉस होगा, और अगर आग नहीं लगी तो इसका मतलब लॉस नहीं हो रहा, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि आपको उससे कोई फायदा होने वाला है। तो इट अराइजेस ड्यू टू फायर, थेफ्ट, अर्थक्वेक, स्ट्राइक एक्सेट्रा। तो दीज आर योर प्योर रिस्क। नाउ व्हाट आर द नेचर ऑफ बिजनेस रिस्क। हम बात करें कि बिजनेस रिस्क के क्या क्या फीचर्स हैं, तो पहला आता है इट अराइजेस ड्यू टू अनसर्टेनिटी। तो अनसर्टेनिटी हमें पता है कि फ्यूचर इज अनप्रेडिक्टेबल। ठीक है, वी कैन ओनली प्रेडिक्ट द फ्यूचर बट वी कैन नॉट गारंटी द फ्यूचर।
तो जो बिजनेस रिस्क है वो अनसर्टेनिटी की वजह से भी जनरेट होता है। अब जैसे लैक ऑफ नॉलेज अबाउट व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन फ्यूचर, अब हमें नहीं पता फ्यूचर में क्या होने वाला है, गवर्नमेंट की क्या पॉलिसीज चेंज होकर आने वाली हैं। अब हमें नहीं पता था कोविड आ जाएगा, कोविड आने की वजह से लॉकडाउन हो गया, बिजनेसेस रुक गए। तो ये पहला टाइप का आपका उसका फीचर है, अनसर्टेनिटी। ठीक है, अगर आप इसके एग्जांपल्स देखें तो चेंज इन डिमांड, चेंज इन कोई गवर्नमेंट पॉलिसी, एपिडेमिक जैसे कोरोना वायरस, तो ये होने की वजह से जो बिजनेस में आपको लॉस हो रहा है ड्यू टू लॉकडाउन, तो वो आपकी अनसर्टेनिटी की वजह से हो रहा है, तो दैट इज ऑल्सो अ बिजनेस रिस्क। नेक्स्ट आता है आपका, इट इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ एवरी बिजनेस। तो जो बिजनेस रिस्क है वो इट इज वेरी एसेंशियल पार्ट ऑफ एवरी बिजनेस, तो हर बिजनेस का जो एसेंशियल पार्ट है दैट इज रिस्क। तो बिना रिस्क के यू कैन नॉट रन अ बिजनेस। ठीक है, तो एवरी बिजनेस हैज इट्स ओन रिस्क, नो बिजनेस कैन अवॉइड द रिस्क। तो रिस्क कैन बी मिनिमाइज बट कैन नॉट बी एलिमिनेटेड। अब रिस्क को आप फ्यूचर प्रिडिक्ट तो कर सकते हो, उसको आप गारंटी नहीं कर सकते, इसलिए रिस्क को मिनिमाइज तो कर सकते हो कुछ आप प्रिवेंटिव मेजर्स लेके, बट यू कैन नॉट टोटली एलिमिनेट द रिस्क। नेक्स्ट आता है आपका, डिग्री ऑफ रिस्क डिपेंड्स ऑन द नेचर एंड साइज ऑफ द बिजनेस। तो रिस्क की जो डिग्री है वो किस पे डिपेंड करती है, आपके नेचर एंड साइज ऑफ द बिजनेस। अगर आपका मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है तो आपका रिस्क ज्यादा रहेगा। अगर आपका ट्रेडिंग बिजनेस है जो जिसमें आपको सिर्फ परचेज करके सेल करने हैं, तो उसमें आपका जो है रिस्क कम रहेगा। जहां आपका जहां आपका स्केल ऑफ ऑपरेशन बड़ा है, जहां आपका लंबा बिजनेस साइकिल चलता है, तो वहां भी रिस्क ज्यादा होगा, और जितना शॉर्टर साइकिल होगा बिजनेस का उतना साइज ऑफ रिस्क भी कम होगा। तो जैसे बिजनेस डीलिंग विद फैशनेबल आइटम्स हैज अ हायर डिग्री ऑफ रिस्क, और लार्ज स्केल ऑफ बिजनेस हैज हाई रिस्क देन द स्मॉल स्केल। ठीक है, नेक्स्ट कहता है, प्रॉफिट इज द रिवॉर्ड फॉर बेयरिंग रिस्क। ठीक है, तो एन एंटरप्रेन्योर टेक्स रिस्क अंडर द एक्सपेक्टेशन ऑफ हायर प्रॉफिट, हायर द रिस्क हायर द सर्टेनिटी ऑफ गेनिंग प्रॉफिट। तो जितना ज्यादा बिजनेस में रिस्क रहेगा उतना चांसेस बढ़ जाते हैं प्रॉफिट होने के भी। तो एंटरप्रेन्योर टेक्स रिस्क अंडर द एक्सपेक्टेशंस ऑफ हायर प्रॉफिट, तो नो रिस्क मींस नो गेन। अगर आप रिस्क ही न लोगे तो आपको गेन होने के चांसेस भी नहीं रहेंगे। तो अगर आप बिजनेस स्ट्रेटेजी को इस तरीके से बनाते हो कि अगर आप रिस्क ले रहे हो तो द एक्सपेक्टेशंस ऑफ गेटिंग द प्रॉफिट्स मे आल्सो राइज। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज कॉजेज ऑफ बिजनेस रिस्क। तो बिजनेस रिस्क के क्या क्या कॉजेज हैं, पहला आता है आपका नेचुरल कॉज। तो रिस्क ड्यू टू नेचुरल क्लाइमेटीज। अब नेचुरल क्लाइमेटीज क्या है, जैसे डैमेज हो गए, डैमेज फ्रॉम फ्लड, बाढ़ आ गई, अर्थक्वेक आ गया, तो उसकी वजह से क्या हुआ कि घर वर जो थे फ्लड में बह गए, या अर्थक्वेक आने से जो है अनएक्सपेक्टेड नेचुरल क्लाइमेटी, या आपकी गाड़ी खड़ी थी और रात को बहुत तेज हवा चली जिसकी वजह से पेड़ टूट के आपकी गाड़ी पे गिर गया और आपकी गाड़ी खत्म हो गई, तो ये आपके नेचुरल कॉज हैं। नेक्स्ट आता है आपका ह्यूमन कॉज। तो ह्यूमन कॉज अराइजेस ड्यू टू सर्टेन ह्यूमन एक्टिविटीज। अब ह्यूमन एक्टिविटीज की ह्यूमन की नेग्लिजेंस की वजह से आप मशीन पे काम कर रहे हो, और मशीन पे काम करते करते आपको नींद आ गई, झपकी ली और एकदम आपका हाथ मशीन में आ गया, जैसे आप इसको देख सकते हो इस पिक्चर में। तो ये क्या है आपका ह्यूमन कॉज। तो ह्यूमन कॉजेज चाहे उसकी नेग्लिजेंस की वजह से, या आपने गार्ड रखा था सिक्योरिटी गार्ड अपनी फैक्ट्री के बाहर, रात को वो सो गया और रात को फैक्ट्री में चोरी हो गई, या कोई ऐसी मशीनरी में काम कर रहा है जहां वो उसको जलता छोड़ गया उसके इलेक्ट्रिसिटी पावर पॉइंट्स को, और रात को शॉर्ट सर्किट होने की वजह से आग लग गई, तो दैट इज ह्यूमन कॉज। नेक्स्ट आता है आपका इकोनॉमिक कॉज। Now this includes uncertainties related to demand for products, competition, price change in technology, rise in the interest rate, higher tax rate। तो कोई गवर्नमेंट पॉलिसी चेंज हो गई, या फिर कोई कंपटीशन लेवल मार्केट में बढ़ गया, या कोई टेक्नोलॉजी चेंज हो गई, या लोगों की डिमांड पैटर्न चेंज हो गया, तो उसकी वजह से जो बिजनेस को मॉनेटरी लॉस होता है दैट इज इकोनॉमिक कॉज। एंड द फोर्थ वन इज अदर कॉजेज। तो अदर कॉजेज क्या है, जैसे कि पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस, कोई गवर्नमेंट ही चेंज होगी, पहले कांग्रेस से बीजेपी आ गई तो बीजेपी ने अपने एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स को रोक दिया, और आपका सारा बिजनेस ही उस पर चलता था, या कोई मैकेनिकल मशीनरी फेलियर्स आ गए, या फिर फॉरेन एक्सचेंज रेट में कोई चेंजेस आ गए, तो ये सब रीजन जो है दे आर द पार्ट ऑफ अदर कॉजेज, राइट। Now, the next part is starting a business, the basic factor. Now, what are the basic factors while you start a business? तो जब भी आप बिजनेस स्टार्ट करते हो तो आप क्या क्या चीजों को माइंड में ध्यान में रखते हो। पहला आता है सिलेक्शन ऑफ लाइन ऑफ बिजनेस। तो सिलेक्शन ऑफ लाइन ऑफ बिजनेस का मतलब क्या है, सिलेक्शन ऑफ लाइन ऑफ बिजनेस का मतलब है
कि आप कौन से टाइप का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, या आप ट्रेडिंग बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, आप ज्वेलरी का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, या टेक्सटाइल का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं। तो नेचर एंड टाइप ऑफ बिजनेस that a businessman should choose to start his business is known as the selection of line of business. तो जो सेकंड फैक्टर आता है दैट इज साइज ऑफ द फर्म। अब साइज ऑफ द फर्म जैसे मैं पीछे डिस्कस किया कि अगर आपको स्मॉल स्केल बिजनेस शुरू करना है, मीडियम स्केल शुरू करना है, या हायर स्केल बिजनेस शुरू करना है, क्योंकि हर एक के साथ रिस्क भी वैसा एसोसिएटेड है और प्रॉफिट भी वैसे एसोसिएटेड है। तो प्रमोटर जो बिजनेस को प्रमोट करता है, बिजनेस की अपॉर्चुनिटीज को डेवलप करता है कि बिजनेस किस टाइप के होने चाहिए, तो प्रमोटर डिसाइड्स द साइज ऑफ द बिजनेस विच मे बी ईदर स्मॉल, लार्ज और मीडियम डिपेंडिंग ऑन द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड फ्यूचर डिमांड। तो कुछ टेक्निकल फिजिबिलिटी स्टडीज होती हैं, ठीक है। टेक्निकल स्टडीज क्या कहती हैं कि आप टेक्निकली कितने साउंड हो बिजनेस को रन करने की। फाइनेंशियल फिजिबिलिटी का मतलब कि क्या आपके पास फाइनेंसेस इनफ हैं, या फाइनेंशियली उतने स्टेबल हो बिजनेस को चलाने के लिए, या फ्यूचर की डिमांड को देख के कि फ्यूचर में किन गुड्स की डिमांड आएगी तो हम उन बिजनेसेस को रन करें। द थर्ड फैक्टर इज चॉइस ऑफ द फॉर्म ऑफ ओनरशिप। अब बिजनेस ओनरशिप का मतलब यहाँ पे क्या है कि आप किस टाइप का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो। सोल प्रोप्राइटर, जिसमें आप अकेले बिजनेसमैन रहोगे, वन मैन वन वन मैन बिजनेसमैन हो, जिसमें आप खुद अपने खुद ही डिसीजन सारे आपके हाथ में है, आप खुद बिजनेस चला रहे हो, आप खुद ही एंटरप्रेन्योर हो, आप खुद ही डील कर रहे हो सारे मैटर्स को लेके बिजनेस के। या फिर पार्टनरशिप, जहाँ दो या दो से ज्यादा लोग मिलके कोई किसी बिजनेस को रन करते हैं, ठीक है। प्राइवेट कंपनी, जहाँ पर कुछ प्राइवेट पीपल मिलके जो पैसा इन्वेस्ट करके कंपनीज रन करते हैं, या पब्लिक कंपनी को गवर्नमेंट कंपनी शुरू कर रही है, या कोऑपरेटिव सोसाइटी, जहाँ किसी एरिया के कुछ लोगों ने मिलके पैसा पूल करके कोई बिजनेस स्टार्ट किया है, दैट इज कोऑपरेटिव सोसाइटी फॉर द वेलफेयर ऑफ देयर ओन पीपल, उनके अपने खुद के मेंबर्स के वेलफेयर के लिए। नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है, लोकेशन ऑफ बिजनेस। अब ये भी डिसाइड करना होता है कि आप जो भी बिजनेस शुरू करोगे आप उसे कहाँ स्टार्ट करना चाहते हो, कहाँ आपको लैंड अवेलेबल है, कहाँ आपको प्रॉपर इलेक्ट्रिसिटी वाटर अवेलेबल है, या मार्केट से आप कितने एक्सेसिबल हो, मार्केट वहाँ से कितना नज़दीक है, ट्रांसपोर्टेशन कितना इजी है, और क्या आप बिजनेस को वहाँ रह के एक्सपैंड कर सकते हो नहीं कर सकते। अब सपोज जैसे रिलायंस फ्रेश है, तो रिलायंस फ्रेश के जितने भी आप शोरूम देखो सारे सारे किसी कम्युनिटी के बीच में मार्केट में बने होते हैं, जहाँ हर कोई मार्केट के एरिया के लोग जो है ईजिली उसको एक्सेस कर सके। अब रिलायंस फ्रेश को अगर आप मान लो किसी रिमोट एरिया में खोल दो, तो रोज की डेली कंज्यूमर गुड्स को लेने के लिए कोई वहां तो जाएगा नहीं। तो ये चीजें हमेशा कहाँ होती हैं, जहाँ सेंटर ऑफ द मार्केट होती है। तो कहता है अनसाइंटिफिक लोकेशन अफेक्ट्स द एफिशिएंसी एंड प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ बिजनेस। अगर मान लो मैं बुक्स मैन्युफैक्चर करता हूँ, और बुक्स के लिए मैंने लेट सपोज कि मैंने दिल्ली से बाहर अगर मैंने अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगा रखा है, तो बार बार दिल्ली में आने के लिए मेरे को कितनी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगानी पड़ेगी। तो इसलिए लोकेशन ऑफ बिजनेस इज ऑल्सो मस्ट। नेक्स्ट कहता है फाइनेंसिंग द प्रोपोजिशन, दैट इज कैपिटल नीड। तो फाइनेंसिंग द प्रोपोजिशन का मतलब क्या है, द प्रमोटर हैज टू डिसाइड व्हाट अबाउट द रिक्वायरमेंट ऑफ कैपिटल एंड इट्स सोर्सेज। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस। इसका मतलब आपका पूरा का पूरा एक चैप्टर भी है, सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस। तो इसका मतलब क्या है कि किसी भी बिजनेस को रन करने के लिए पैसे दो तरीके से आते हैं, या तो आपके आते हैं शेयर्स डिपॉजिट से, या डिवेंचर लोन से। इसको हम बोलते हैं ओनर्स फंड्स या बोरोड फंड्स। तो ओनर्स फंड्स तो हो गए जो आपके शेयर्स और डिवेंचर से कंपनी अपना पैसा लगा के, या कंपनी पब्लिक से पैसा जनरेट करता है अपने कंपनी के शेयर्स इशू करके, शेयर्स आर द यूनिट वैल्यू ऑफ कंपनी। और बोरोड फंड्स हो गए कि आपने लोन्स लिए बाहर से, या आपने डिवेंचर अपने बॉन्ड सिक्योरिटीज वगैरह मॉर्गेज किए हैं, पब्लिक को दिए हैं, और पब्लिक से उसके बदले में लोन दिया है, और एक टाइम पीरियड के बाद आप उनको इंटरेस्ट पे करोगे। तो एक जो अपना पैसा लगता है, एक जो पैसा लोन की फॉर्म में लिया जाता है, दीज आर दी टू सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस। तो प्रमोटर का काम ये होता है ये डिसाइड करना कि बिजनेस के कैपिटल के लिए हम कौन से सोर्स को चूज करेंगे। अब इसके पीछे बहुत सारे रीजंस होते हैं, रिस्क कॉस्ट फैक्टर, वो अभी हम यहाँ नहीं लेंगे, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट आता है आपका फिजिकल फैसिलिटीज। तो इट मीन्स द रिसोर्सेज यूज टू कन्वर्ट रॉ मटेरियल इनटू फिनिश गुड्स। एग्जांपल बिल्डिंग्स, मशीन्स, इक्विपमेंट, स्किल्ड एंड अनस्किल्ड वर्कर, गुड क्वालिटी रॉ मटेरियल। अब जैसे अगर मान लीजिए कि अभी हम कौन सा प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं, वी आर यूजिंग द डिजिटल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, तो इसमें हमारे फिजिकल फैसिलिटीज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो अगर आप सोचें कि अगर मान लीजिए मेरे पास कुछ गैजेट्स नहीं होते, या मेरे पास कुछ मशीनरी या कुछ ऐसे इक्विपमेंट्स नहीं होते, या टेक्नोलॉजी नहीं होती,
कि मैं आपको ऑनलाइन लेक्चर डिलीवर कर सकूं, तो शायद इस समय हम साथ में नहीं बैठे होते, या आपकी क्लासेस वेस्ट होती, या कुछ प्रोडक्टिव नहीं हो पा रहा होता। तो हैविंग द टेक्नोलॉजिकल गैजेट, तो मेरे पास वो टेक्नोलॉजिकल गैजेट्स होने की वजह से मैं आपको पीपीटी उस पर मैं ओवर राइटिंग कर रहा हूँ, या मैं आपको एक ऑन स्क्रीन वाइट बोर्ड कलर बोर्ड्स पे आपको मैं लेक्चर डिलीवर कर रहा हूँ। तो दीज फैसिलिटीज आर ऑल्सो मस्ट फॉर अ बिजनेस। नेक्स्ट आता है प्लान लेआउट। तो प्लान लेआउट का मतलब क्या है? अ प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ मशीनरी इक्विपमेंट वर्कर्स विल रिजल्ट इन रिडक्शन ऑफ वेज। तो मैन और मटेरियल, जो आपके वर्कर्स हैं, जो आपकी मशीनरी है, उनके बीच में प्रॉपर अरेंजमेंट होना चाहिए कि वर्कर कहाँ खड़ा होगा और किस तरीके से वो एक सिस्टम की तरह चलेगा। एक प्रॉपर सीक्वेंस में मशीन्स को अरेंज करना और एक सीक्वेंस में वर्कर्स को लगाना, ताकि अब जैसे एक वर्कर हम यहाँ खड़ा कर दें, ठीक है, जो कोयला डालेगा, सपोज कोयला, लेट सपोज कि ये ग्लास बॉटल की बात हो रही, रिसाइकल कर रहे हैं, तो वो यूज ग्लास बॉटल्स डालेगा। तो यहाँ पर वो प्रोसेस को चेक कर रहा है कि मशीन बीच में रुक ना जाए। यहाँ पर जो है पाउडर बनेगा उसका, तो वर्कर हम यहाँ भी खड़ा कर सकते हैं, तो उसके बाद उसको कन्वर्ट करेगा। यहाँ मिक्सिंग मशीन में एक वर्कर खड़ा होकर चेक करेगा, उसका बेकिंग मशीन में उसको बेक किया जाएगा, और यहाँ एक वर्कर फाइनल प्रोडक्ट को देख रहा है। तो अगर प्रॉपर मैन और मटेरियल को हम अरेंज करके रखें, तो उससे क्या होगा कि बिजनेस जो है, बिजनेस में आप, तो उससे क्या होगा कि रिसोर्सेज भी एफिशिएंटली यूज होंगे, रिसोर्सेज बेटर यूटिलाइज होंगे, सीक्वेंस भी यूटिलाइज होंगे, उनका कोऑर्डिनेशन रहेगा, और प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी, और कॉस्ट कम से कम हो जाएगी। नेक्स्ट कहता है कंपीटेंट एंड कमिटेड वर्कफोर्स। तो एक प्रॉपर मैन पावर प्लानिंग, मैं प्रॉपर मैन पावर प्लानिंग का मतलब है कि नंबर ऑफ एम्प्लॉयज विच आर रिक्वायर्ड एंड टाइप्स ऑफ एम्प्लॉयज विच आर रिक्वायर्ड, कि बिजनेस में कितने एम्प्लॉयज चाहिए काम करने के लिए, और किस किस टाइप के, यानी उनकी कैपेबिलिटीज, उनके पोटेंशियल, उनके एक्सपीरियंस के बेस पे उनको काम देना। दैट इज कॉल्ड प्रॉपर मैन पावर प्लानिंग। अगला फैक्टर क्या है बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए? टैक्स प्लानिंग। तो इट मीन्स टू मिनिमाइज द टैक्सेस थ्रू बेटर प्लानिंग अबाउट लोकेशन, टैक्स फ्री जोन, साइज ऑफ द बिजनेस। तो टैक्स प्लानिंग भी जरूरी है कि ऐसी जगह पे बिजनेस स्टार्ट करें जहां पर हमें टैक्स फ्री टैक्सेस ना देने पड़े, ठीक है। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज लॉन्चिंग द एंटरप्राइज। तो इसका मतलब क्या है? फाइनली जब एंटरप्रेन्योर ये सारे के सारे फैक्टर्स को माइंड में रख के, जो भी अपने रिसोर्सेज को किस तरीके से उसको मोबिलाइज करना, यूटिलाइज करना, कैसे प्रोडक्शन प्रोसेस को स्टार्ट करना, और कैसे अपने प्रोडक्ट को सेल प्रमोशन एक्टिविटीज के थ्रू प्रमोट करना, दैट इज द मेन पॉइंट ऑफ लॉन्चिंग द एंटरप्राइजेस। तो इसके बाद सब चीजें सेटल डाउन होने के बाद बिजनेसमैन जो है अपने बिजनेस को लॉन्च कर सकता है। सो फाइनली विद दिस we have completed the first chapter of your business studies class 11, that is business, trade and commerce, right? Thank you so much.